कल 10 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जॉर्ज मसीह ने अपने अलग अलग निर्णयों में एक फैसला दिया जो इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे ले जाने का एक पुश माना जा सकता है। मुस्लिम महिलाएं या ये कहें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार है। वो इसके तहत याचिका दायर करने का पूरा अधिकार रखती हैं। अब जब इस बिंदु को समझते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि भारत में, क्योंकि आप एक बात जानते होंगे कि अगर हम क्रिमिनल कोड को देखें, अगर हम अपराध कानूनों को देखें तब तो एक देश एक कानून है, लेकिन अगर नागरिक संहिता को देखें तो एक देश एक कानून नहीं है। भारत लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी, सभ्यताओं का एक तरह से अग्रदूत होते हुए भी अभी हम इस मोड़ पे नहीं पहुंचे कि हमारे देश में यूसीसी लागू हो। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि बहुत विविधता का देश है, नॉर्थ ईस्ट और बाकी ट्राइबल जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको लेकर यूसीसी नहीं बनाया जा सकता। और साथ साथ एक मुद्दा संविधान जब बना तब से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं धार्मिक पक्ष भी आता है और खासकर मुस्लिम पक्ष इसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है। और उनके विरोध को देखते हुए अभी तक इस देश में हमारा संविधान का अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका। यह हमेशा चर्चा का विषय रहता है। जब संविधान सभा बन रही थी तब भी बहुत विमर्श हुआ इस पे और लास्टली हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब को यह कहना पड़ा कि यह वांछनीय तो है पर पूर्णतः स्वैच्छिक है। जब पूरा माहौल तैयार हो जाएगा, सब लोग इसे स्वेच्छा से चाहने लगेंगे, तब ये लागू हो। उसी अनुच्छेद 44 जो मूलतः 5 तथ्यों पर अपना वर्डिक्ट रखता है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और गोद लेना, इन 5 विषयों को हम यूसीसी में लेकर देखते हैं। अब देखिए जो कल निर्णय है, इससे पहले इस केस को समझने के लिए, जो कल का निर्णय है उसे समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, 1985 में जाना पड़ेगा। और 1985 का एक केस था जो पूरे भारतीय राजनीति को भी प्रभावित करने वाला रहा, उसका नाम है शाहबानो केस। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ आज के न्यूज़पेपर, जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें लिखा होगा शाहबानो 2.0। ऐसा कोई नया निर्णय नहीं है। 1985 के शाहबानो केस में भी यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और देखिए क्या इत्तेफाक है, उस समय जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाईबी चंद्रचूड़ साहब, और आज जो हमारे सीजेआई हैं वो उनके ही बेटे हैं डीवाई चंद्रचूड़। इतिहास अपने आप को दोहराता है। यहां पर अब देखिए इसी शाहबानो केस 1985 का केस इसलिए बड़ा भारत में चर्चा का और विश्लेषण का विषय बन जाता है क्योंकि इसने राजनीति को हिलाकर रख दिया था। हुआ ये कि 62 वर्षीय महिला अपने तलाक के बाद कोर्ट जाती है और कहती है कि भाई भरण पोषण का हमें अधिकार नहीं है, हमें भरण पोषण चाहिए, हम कैसे अपना जीवन निर्वहन करेंगे। तो कोर्ट से आगे बढ़ते हुए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया 1985 में कि हां इन्हें जीवन निर्वहन, इन्हें भरण पोषण मिलना चाहिए, क्योंकि उसका साफ निर्णय है कि सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है। सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष धारा है, यह सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके लिए धर्म और जाति विशेष ये नहीं देखना है, नहीं तो बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जैसा कि इस वर्डिक्ट में कहा गया कि यह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। ऐसे में जब शाहबानो केस में कह दिया गया कि हां अब उसे गुजारा भत्ता, उसे भरण पोषण का मुद्दा देना चाहिए, तो पहला केस इस 3 तलाक केस के बाद आता है। उसके बाद लेकिन जब अचानक बड़ा विरोध होने लगा, और खासकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसके प्रेशर को देखते हुए, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस प्रेशर को देखते हुए 1986 में एक सरकार
अधिनियम ले आती है और उस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया, ये देखिए 1986 में, जिसको कहा जाता है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। हम ये कहें कि मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेद या तलाक संरक्षण का अधिकार 1986 संसद में पारित किया गया और इसके तहत कह दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं बल्कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है उसी के तहत उसे दिया जाएगा। और यहां पर एक शब्द आएगा इद्दत, उसे इद्दत तक केवल भरण पोषण दिया जाएगा। और ये इद्दत जो होता है ये 3 माह तक होता है, 90 डे तक होता है। मतलब 90 डेज तक अगर कोई मुस्लिम महिला को तलाक मिलता है तो उसका पूर्व पति उसे 90 डे तक तो भरण पोषण देगा, महर की कीमत देगा, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर, जैसे अन्य धर्म की महिलाओं को है कि तलाक के बाद उसका, अगर वो उसके पास संपत्ति नहीं है, अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो जीवन भर अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने जो भी उसके पास आजीविका के स्रोत हैं, पति को, पत्नी को इसे जीवन भर भरण पोषण देना पड़ेगा। सामान्यतः यह कानून तो नहीं है कि कितना ये मजिस्ट्रेट निर्णय करेगा। इसीलिए साहबानो केस को उलट दिया गया और साहबानो केस को उलटकर राजीव गांधी सरकार ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पारित किया। कहा जाता है कहीं ना कहीं इसने हमारे सेकुलरिज्म के ताने बाने को, राजनीति में या मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर एक परिवर्तन किया। अगर ये उसी समय एक बुनियादी, एक माइलस्टोन निर्णय स्थापित होता तो आज संभवतः ऐसे हालात न होते। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर अपना वर्डिक्ट दिया और 2019 में संसद से ट्रिपल तलाक को अवैध माना गया। लेकिन उस ट्रिपल तलाक में आपको यह भी समझने की जरूरत है कि ट्रिपल तलाक में जो अभी तलाक बिद्दत है, तलाक बिद्दत को अभी गैर कानूनी माना गया, जिसमें एक ही दिन में लिखित रूप से, मौखिक रूप से या इंटरनेट व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके लिख दिया जाता था तलाक तलाक तलाक। अब ये वैध है, ये अवैध है। लेकिन अभी भी भारत में अगर मुस्लिम महिलाओं के संबंधित तलाक हसन और तलाक अहसन, ये 2 प्रक्रियाओं से अभी भी तलाक दिया जा सकता है। अगर 3 तलाक दिया जा सकता है तो तलाक देने के बाद आखिर उस मुस्लिम महिला के भरण पोषण का क्या आधार रहेगा, क्या कानून रहेगा? क्योंकि भले ही वो धर्म के आधार पर मुस्लिम है, लेकिन हमें याद रखना है वो भारत के नागरिक है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हमें धर्म के आधार की बजाय एक नागरिक और जेंडर इनइक्वालिटी के पक्ष से ज्यादा देखना चाहिए, लैंगिक समानता के पक्ष से ज्यादा देखना चाहिए। जब 2012 से शुरू होता है, एक महिला अपने पति से अलग होकर रहती है और 2017 में फिर उस पर एक तरह से जो 406 और 498 के तहत आईपीसी की धारा के तहत उस पर केस कर देती है। पति उसका तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद यह मसला फिर जाता है भरण पोषण तक। और पहले फैमिली कोर्ट का निर्णय, फिर तेलंगाना हाई कोर्ट का निर्णय, और यही निर्णय अभी फिर उसके पति ने जब तेलंगाना हाई कोर्ट के विरुद्ध कहा कि हमारे ऊपर सीआरपीसी की धारा 125 लागू नहीं होती, हमारे ऊपर तो जो मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद का संरक्षण अधिनियम है 1986 वो लागू होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब पति ने याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 यानी कल यह निर्णय दिया कि 125 के सीआरपीसी 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं का ये पूरा अधिकार है, वो याचिका दायर कर सकती है। सीआरपीसी 127(3)(b) के तहत मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेगा कि गुजारा भत्ता कितना दिया जाए, क्या उसका हक होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अभी नए कानून जो बदले हैं उसमें सीआरपीसी का नाम बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और जो सीआरपीसी का 125 था अब वो बीएनएसएस में 144 हो गया है। मतलब ये निर्णय
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत कि गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हर महिला है, वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, इसलिए यह उस पर भी लागू होता है। तो ले देकर जो कल का निर्णय है वो साहबानों केस जो 1985 में दिया गया था उससे अलग नहीं है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं, इन सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उन सबके तहत देखते हुए भी इन महिलाओं को पूरा हक है कि अपना भरण पोषण का अधिकार प्राप्त करें। वैसे भी इससे पहले चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे बंबई हाई कोर्ट हो, चाहे चेन्नई हाई कोर्ट हो, सबने ही इसी तरह का फैसला दिया था। और अब उनकी समग्रता के साथ 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यह जरूर है कि इसके बाद थोड़ी राजनीति होगी, कुछ जो पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे अपने आप को जो मुस्लिम जनता का प्रतिनिधि मानते हैं, कानून बनाने का हक अपना मानते हैं, वो जरूर विरोध करेंगे। कुछ राजनीति भी होगी, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इसमें आएंगे, लेकिन मेरा मानना है ये मुद्दा किसी धर्म का नहीं है, ये मुद्दा व्यक्तिगत अधिकारों का है, ये मुद्दा नागरिकता का है, ये मुद्दा गरिमापूर्ण जीवन का है, ये मुद्दा एक तरह से समानता के अधिकार का है। और इस आधार पर देखा जाए तो इस निर्णय को जहां कहीं कोई गैप नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट हमेशा यह मानता रहा है कि महिलाओं को इस मामले में उनका हक मिलना चाहिए। एक तरह से इस निर्णय ने भी उसी बात की पुष्टि की है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर इसी तरह की एक साथ अगर यूसीसी लागू नहीं होगा, लेकिन एक एक स्टेप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भी बढ़ते जाएंगे। और हमें किसी बहुत प्रेशर से या फिर जबरदस्ती ये कानून थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, समाज के बीच से ही मांग उठेगी कि सबके लिए एक कानून हो और हम एक देश एक कानून की ओर बढ़ते जाएंगे।